Good morning class. Today's topic is long term cost behavior analysis. मीन्स हम अभी तक किसके बारे में पढ़ रहे थे, शॉर्ट टर्म के बारे में. अब हम एनालिसिस करेंगे कि लॉन्ग टर्म में कॉस्ट के बिहेवियर की क्या कंडीशन होती है और उसका एनालिसिस हम किस तरीके से करते हैं. फिर भी मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए कॉस्ट एनालिसिस के जो शॉर्ट टर्म की कंडीशन है उसको मैं फिर से यहाँ पे आपको क्लियर कर रही हूँ. शॉर्ट टर्म आपने पूरी तरह से समझ लिया है, उसमें क्या क्या कंडीशन होती है, हर एक चीज़ आपने क्या कर ली है, समझ ली है. यहाँ पे इस ग्राफ के थ्रू फिर से हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं. जैसे सबसे पहले हमने किसका एनालिसिस किया था, टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ हमको मिलता है वो किस तरह का मिलता है. सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में. फिक्स्ड कॉस्ट में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की कंडीशन क्या रहती है. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ गिरता जाता है. मीन्स ये जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज़ होता जाता है, नंबर ऑफ़ आउटपुट बढ़ते जाता है, वैसे वैसे एवरेज जो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो क्या होता है, नीचे की ओर जाने लगता है. लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होता है. मीन्स नेगेटिव भी नहीं होगा, ज़ीरो भी नहीं होगा, लेकिन ये हमेशा क्या होता है, नीचे की ओर झुकते रहता है. ठीक है, ये किसके बारे में था, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में. सेकंड है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शेप कैसा होता है, यू शेप का. मीन्स पहले क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है, फिर कुछ समय स्टेबल रहता है और फिर कहाँ जाने लगता है, ऊपर की तरफ जाने लगता है. ठीक है, तो ये क्या था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक वैसे ही एवरेज टोटल कॉस्ट भी किस शेप में होता है, यू शेप में. ये भी पहले नीचे की ओर जाता है, फिर कुछ समय स्टेबल रहता है, फिर वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है. और थर्ड जो सिचुएशन जिसके बारे में हमने पढ़ा था वो क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में. मार्जिनल कॉस्ट की कंडीशन क्या होती है, ये भी पहले नीचे जाता है, फिर ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है. लेकिन ये एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में हमेशा क्या रहता है, उससे आगे रहता है. आगे रहने का मीन्स एक पॉइंट जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, ये वाली जो सिचुएशन है, वहाँ पे बस ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. मीन्स ए सी इज़ इक्वल टू क्या होता है, एम सी होता है. ठीक है, बाकी की कंडीशन में क्या होता है, जब एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या होता है, नीचे की ओर आने लगता है, उससे पहले ही जो है मार्जिनल कॉस्ट ऊपर की तरफ क्या होता है, बढ़ने लगता है. मीन्स दोनों में कंडीशन क्या रहती है कि अगर एवरेज कॉस्ट नीचे आता है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे भी ज़्यादा नीचे जाएगा. ठीक है, और अगर एवरेज कॉस्ट ऊपर जाता है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे भी ऊपर जाएगा. बस एक पॉइंट पे ये दोनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं. ये हो गया आपका क्या था, शॉर्ट टर्म कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस. अब शॉर्ट टर्म कॉस्ट जो कॉस्ट एनालिसिस है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है. मीन्स इस तरह के एनालिसिस करने से हमको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं. पहला जो मेन फ़ायदा इससे हमको मिलता है, ये पता चलता है कि अभी करंट में जो सिचुएशन है, मान लो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करें तो हमको ये कंफर्म हो जाता है कि पर्टिकुलर इस सिचुएशन में हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूएशन में रन करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए कि प्रोडक्शन का काम बंद कर देना चाहिए. ठीक है, सेकंड इससे हमको पता चलता है प्राइस. मीन्स हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या डिसाइड करें, इसका एनालिसिस हम आसानी से कर लेते हैं. थर्ड जो मेन है इसका, ये कि हम किसी ऑर्डर को रिसीव करें या ना. मीन्स हमको कोई प्रपोज़ल मिलता है, हमको उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है. टोटली इन सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी है कि नहीं पर्टिकुलर जो भी प्रपोज़ल आया है उसको एक्सेप्ट करने की. अगर इसके अकॉर्डिंग आंसर यस है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग अगर हमें लगता है कि नहीं कंडीशन सही नहीं है तो हम उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसके थ्रू हमको क्या पड़ता है,
जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी है उसका सही सही एनालिसिस हम क्या करते हैं, कर पाते हैं। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पूरे अपने मशीनरी टेक्निक्स बिल्डिंग का सही सही यूटिलाइजेशन करते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलता है। इसलिए शॉर्ट टर्म एनालिसिस जो है कॉस्ट का, वो क्या होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। शॉर्ट टर्म जो कॉस्ट बिहेवियर है इसमें मेनली 3 कंडीशन होती है, ठीक है। एक होता है एवरेज कॉस्ट, दूसरा होता है मार्जिनल कॉस्ट और थर्ड होता है टोटल कॉस्ट। अब इन सब का हम एनालिसिस किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो लॉ ऑफ रिटर्न है उसके अकॉर्डिंग। लॉ ऑफ रिटर्न में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ रिटर्न में 3 कंडीशन होती है। एक होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन, मीन्स सारी चीज़ें क्या रहती हैं, इक्वल उसमें चलती रहती हैं, कोई चेंजेस नहीं होता। और इसमें आपको क्या मिलता है, एक सिंगल लाइन मिलती है। जैसे कि यहाँ टेबल से भी आपको क्लियर है कि यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है और एवरेज और जो आपका एमसी है, दोनों क्या है, सेम है। मीन्स इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। इसको क्या मिलती है, हमको सिंगल लाइन मिलती है। मीन्स यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, ए सी इज इक्वल टू एम सी। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इक्वल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद सेकंड कंडीशन मीन्स अब आपका क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होना शुरू होता है और उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट जो है इंक्रीज़ क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ आउटपुट बढ़ाते जाते हैं, आपका जो एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है। और प्रॉफिट की अर्निंग आपको क्या होने लगती है, ज़्यादा होने लगती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड कंडीशन, ठीक है। इसमें भी आप टेबल से देख सकते हैं। देखिए यहाँ कंटिन्यूएशन में क्या हो रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट यूनिट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो एवरेज कॉस्ट है वो कंटिन्यूएशन में कम हो रहा है। वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट भी जो है वो कंटिन्यूएशन में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो इसे आप ग्राफ से भी समझ सकते हो। ये दोनों कंडीशन में क्या होता है, जो लाइन है वो किसकी तरफ जाती है, नीचे की तरफ। पहली में क्या थी, पैरेलल, सेकंड में क्या है, नीचे की ओर, और थर्ड में क्या है, ये लाइन ऊपर की ओर जाती है। थर्ड होता है कौन सा, डिमिनिशिंग मेथड। डिमिनिशिंग मेथड में क्या होता है, जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट इंक्रीज़ होते जाता है वैसे वैसे क्या होते जाता है, इसका रेट भी बढ़ते जाता है। किसका, एवरेज कॉस्ट का रेट भी इंक्रीज़ होने लगता है, मार्जिनल कॉस्ट का रेट भी इंक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये टेबल से क्लियर है, जैसे ही नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोडक्शन बढ़ रहा है, टोटल कॉस्ट अब यहाँ पे बढ़ने लगा, एवरेज कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ने लगा और मार्जिनल कॉस्ट भी यहाँ पे क्या होने लगा, इंक्रीज़ होने लगा। तो ये तीनों टेबल को अगर आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे एक समय में सारी चीज़ें कैसी हैं, सिंगल लाइन पे हैं। एक टाइम में जो रेट है वो क्या है, गिरते जा रहा है, और तीसरे टाइम में क्या है, जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है, ठीक है। इसी के बेस पे हमको जो तीनों को मिला के जो हमको लाइन मिलती है वो कैसी मिलती है, यू शेप में मिलती है। इसलिए ये जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है इसका मेन रिलेशन किससे होता है, लॉ ऑफ रिटर्न से। मीन्स लॉ ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग ही इनमें क्या होती है, ये कंडीशन अराइज होती है, चाहे फर्स्ट कंडीशन हो, सेकंड कंडीशन हो या थर्ड कंडीशन। और ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होती है, कंपलसरी होती है। और ये किस में भी अप्लाई होती है, जो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड कॉस्ट एनालिसिस है उसमें भी ये मेनली क्या होती है, अप्लाई होती है। तो अब आपके लिए ये टोटल कंडीशन क्लियर हो गई किसकी, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म एनालिसिस की कंडीशन। लॉन्ग टर्म में जनरली क्या होता है, हम एक लॉन्ग पीरियड के बारे में सोचते हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म में हम क्या करते थे, सिर्फ चेंजेस किस में करते थे, वेरिएबल जो रिसोर्सेस होते थे उनमें चेंजेस करते थे। जबकि जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो टोटल आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके चाहे जो भी रिसोर्सेस हैं, हर तरह के रिसोर्सेस में हम क्या करते हैं, टोटली चेंज करते हैं। तो इस तरह की कंडीशन जब अराइज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिलेशन किससे रिलेटेड है, वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड कॉस्ट कर्व एनालिसिस होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होता है तो इसमें
कोई भी जो कॉस्ट होता है उसको हम फिक्स्ड में या वेरिएबल में नहीं बांटते। शॉर्ट टर्म में हम फिक्स्ड और वेरिएबल पे फोकस करते थे। क्यों फोकस करते थे? क्योंकि ये दोनों के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमको शॉर्ट टर्म का रिज़ल्ट सही मिलता है और उसमें ये दोनों की ज़रूरत होती थी। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम सारे रिसोर्सेज में चेंजेस कर रहे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म तो उनको फिक्स्ड में और वेरिएबल में बांटने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें हम सीधा जो एनालिसिस करते हैं वो किसका एनालिसिस करते हैं? एवरेज कॉस्ट का और मार्जिनल कॉस्ट का। ठीक है, वेरिएबल और जो फिक्स्ड है उससे रिलेटेड एनालिसिस कुछ भी नहीं करते। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का एनालिसिस हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व किस तरह का होता है। मीन्स जो भी लॉन्ग टर्म से रिलेटेड कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, हम पर्टिकुलर जो भी कहना चाहिए मशीनरी या टेक्निक अपने प्रोडक्शन में लगाना चाहते हैं उससे रिलेटेड हम एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे जो टेबल दिया है उससे ये सारी चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि इस टेबल में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला दिया है प्रोडक्शन यूनिट, सेकंड दिया है कॉस्ट शॉर्ट टर्म से रिलेटेड और थर्ड में दिया है लॉन्ग टर्म से रिलेटेड कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म में कॉस्ट क्या होगा, लॉन्ग टर्म में कॉस्ट क्या होगा, हर एक चीज़ का एनालिसिस हम आसानी से कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 मशीन है। ठीक है, एक मशीन का नाम क्या है SA-C1, दूसरी मशीन का नाम क्या है SA-C2 और तीसरी मशीन का नाम क्या है SA-C3। ठीक है, तो यहाँ पे ये है SA-C1 SA-C2 और ये क्या है SA-C3। अब हमको हर एक के बारे में कंफर्म करना है कि कौन सी मशीन हमारे प्रोडक्शन के लिए सही होगी। अब देखिए तीनों में से जो SA-C1 है उसकी कैपेसिटी कितनी है 1000। ठीक है, वो कितना प्रोडक्शन कर सकती है 1000। SA-CO2 का कितना कैपेसिटी है 2000 का और SA-C3 का कैपेसिटी कितना है 3000 का। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमको डिसाइड करना है कि हमारा प्रोडक्शन लेवल क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमको किस तरह की मशीनरी चूज़ करनी है। अगर हमारा प्रोडक्शन जो यूनिट है, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट मान लो आपका कितना है 1000 है। 1000 की कंडीशन में आपके लिए कौन सा SA-C1 सही रहेगा, SA-C2 सही रहेगा कि SA-3 सही रहेगा, इसका एनालिसिस हमको करना है। और अगर आपका जो आउटपुट है वो कितना यूनिट होगा 2000 यूनिट, तो इसमें से कौन सा सही होगा। और अगर आपका कैपेसिटी 3000 है तो इसमें से कौन सा सही होगा। अब देखिए टेबल में आपसे को देखने से आपको क्लियर है कि जब 1000 का यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो SA-C1 की जो कॉस्ट है वो कितनी आती है 90। ठीक है, रुपीज़ में। और जो C2 मशीन है उसकी जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है 100 और SA-C3 की जो आपकी कॉस्ट आती है वो कितनी होती है 110। तो इस कंडीशन में अगर 1000 यूनिट आपको प्रोड्यूस करना है तो कौन सी मशीन सही होगी SA-C1, क्योंकि इसमें कॉस्ट क्या है सबसे कम है। ठीक है, सेकंड कंडीशन मान लो अब आपको कौन सी कंडीशन चाहिए, सेकंड कंडीशन चाहिए। आप 1000 नहीं 2000 प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो देखिए तीनों में सबसे कम कॉस्ट किस में है SA-C2 में। ठीक है, 3000 में देखिए किस में सबसे कॉस्ट कम है SA-C3 में। ठीक है, तो इससे हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के रन के लिए तीनों में से कौन सी मशीन हमारे लिए सही होगी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। मीन्स किस लेवल पे आप प्रोडक्शन करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी मशीन ऐसी होगी जो कम कॉस्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देगी। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक स्केल का एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर 3 ऑप्शन है, 3 में से कौन सा ऑप्शन हम चूज़ करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको बेटर रिज़ल्ट मिले। क्योंकि अगर हमने सही तरीके से इनका यूज़ नहीं किया तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, बहुत ही बेकार हो जाएगी और हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंडीशन और भी होती है लॉन्ग टर्म से रिलेटेड। लॉन्ग टर्म से रिलेटेड कंडीशन में ये सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम रहती है, मीन्स हम तीनों ऑप्शन एक साथ चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास क्या है, ऐसे C1 है, ऐसे C2 है, ऐसे C3 है, लेकिन तीनों मशीन हम खरीद सकते हैं क्या? नहीं, हमको उसमें से किसी एक को क्या करना है, लेना है। जैसे ही हम किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, बाकी के ऑप्शन अपने आप क्या हो जाते हैं, हमारे उसमें से बाहर हो जाते हैं। मीन्स अब हम किसी भी कंडीशन में उन दो ऑप्शन को चूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मेन क्या है, डिसीजन मेकिंग, कि आपका जो प्लान है वो किस तरह का है और उसके अकॉर्डिंग आपको टेक्निक क्या करनी है, चूज़ करनी है। और आपने पर्टिकुलर एक को चूज़ किया तो बाकी के 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन या 10 ऑप्शन जितने हैं वो अपने आप क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी हम किसी भी लॉन्ग टर्म से रिलेटेड कंडीशन में किसी भी तरह का चेंज लाने की कोशिश करते हैं और कोई नई टेक्निक या कुछ भी एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, तो उससे पहले डिसीजन मेकिंग क्या हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि सही डिसीजन मेकिंग हो और आप पर्टिकुलर उससे चूज़ करें जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही बैठे। अब इसका एनालिसिस हम कैसे करेंगे, इसके एनालिसिस के लिए पर्टिकुलर देखिए यहाँ पे आपका फिर से ग्राफ दिया है। ग्राफ में 3 कंडीशन है, फिर से ऐसे C1 की, ऐसे C2 की और ऐसे C3 की कंडीशन दी हुई है। अब इसमें देखिए प्रोडक्शन की नीचे क्वांटिटी दी हुई है, Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है। अब देखो, जब हम Q1 का प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा कॉस्ट कितना आता है, QA, ठीक है, कितना आ रहा है कॉस्ट उसका, QA, जो क्या है, मिनिमम है। ठीक है, अब इसी कंडीशन में लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, Q1 क्वांटिटी का ही हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद एक कंडीशन और है कि हम इसमें ऐसे C2 का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो, ये किसके लिए है, ऐसे C1 के लिए, ये किसके लिए है, ऐसे C2 के लिए। तो ऐसे C2 में लेकिन जब हम इसका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसमें कंडीशन क्या हो जाती है, देखिए यहाँ पे जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कॉस्ट कहाँ पे पहुँच जाता है, बी के उसमें पहुँच जाता है, जो लेवल Q1A तक था। ठीक है, अगर हम मशीन चेंज करते हैं, C2 यूज़ करते हैं, तो जो आपका कॉस्ट है वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, बी तक पहुँच जाएगा। मीन्स Q1B आपका टोटल क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। मीन्स आपका खर्चा यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, तो वो हमको नहीं करना है। अब Q2 का ऑप्शन है, Q2C, यहाँ पे आप चाहे आप क्या खरीदें, ऐसे C1 खरीदें या ऐसे C2 खरीदें, दोनों में ही आपको क्या होगा, लगभग एक जैसी कंडीशन मिलेगी। मीन्स 19-20 का ही बस डिफरेंस रहेगा। तो उस कंडीशन में फिर आप क्या कर सकते हो, Q2 क्वांटिटी की कंडीशन में आप ऐसे C1 भी खरीद सकते हो, और अगर आपको लगता है कि कंटिन्यूशन में आपका मार्केट इंक्रीज़ हो सकता है तो आप ऐसे C2 भी खरीद सकते हो। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन होगी, Q2 की कंडीशन में। फिर वापस आइए Q3 में, Q3 में क्या होगा, जो आपका कॉस्ट है फिर क्या हो जाएगा, बहुत कम, Q3 से E तक बस आपका कॉस्ट आएगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि आप क्वांटिटी ज़्यादा यानी आउटपुट जिससे हमको ज़्यादा मिले, उस तरह के मशीनरी पे आप क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉस्ट का लेवल लगभग चाहे Q1A का हो या Q3E का हो, लगभग कॉस्ट या खर्चा कैसा है, एक जैसा है। लेकिन पहले में आउटपुट कितना मिल रहा है, 1000, जबकि दूसरे में आउटपुट कितना मिल रहा है, 3000। ठीक है, तो ये क्या है, इसका डिफरेंस का कंडीशन है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो आप छोटे छोटे शॉर्ट टर्म से रिलेटेड कर्व हमको मिलते हैं, उसके एनालिसिस के थ्रू हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमें किस तरह की कंडीशन सही बैठेगी, कहाँ कॉस्ट सबसे कम होगा, और उसके अकॉर्डिंग कौन सी मशीन या टेक्निक चूज़ करना हमारे लिए सही हो। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो आपको एवरेज लॉन्ग टर्म
कॉस्ट का जो ग्राफ मिलता है वो जनरली कैसा होता है, इस तरह का होता है। मीन्स जितने भी शॉर्ट टर्म से रिलेटेड कर्व होते हैं, ठीक है, उसको जब हम मिलाते हैं, मिलाने के बाद जो कंडीशन क्या होती है, सबसे लो उसमें हमको मिलती है। जैसे कि यहाँ पे सबसे लो कंडीशन क्या है, पी क्यू वाली कंडीशन। ये पी क्यू वाली कंडीशन क्या है, सबसे कम कॉस्ट की कंडीशन को दिखाती है। किसके अकॉर्डिंग, लॉन्ग टर्म के कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो उस कंडीशन को फिर हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। यहाँ पे जो सबसे शॉर्ट कंडीशन हमको दिख रही है वो किसकी दिख रही है, SAC4 की दिख रही है, जिसमें हमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, फ़ायदा है, और कॉस्ट या खर्चा भी सबसे क्या है, कम है। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड कंडीशन है वो जनरली क्या होती है, जितने भी शॉर्ट टर्म वाली कंडीशन है उनसे मिलके बनी होती है। और जो ये शॉर्ट टर्म वाली कंडीशन है, इसका जो कर्व है ये किस शेप में है, यू शेप में। इसलिए लॉन्ग टर्म का कर्व भी आपको कैसा मिलेगा, यू शेप में ही मिलेगा। मीन्स जैसे ही आप इसे अप्लाई करोगे, कॉस्ट कंटिन्यूएशन में नीचे गिरेगा, फिर स्टेबल हो जाएगा, फिर ये कंटिन्यूएशन में वापस ऊपर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, मीन्स कंडीशन दोनों की सेम है, चाहे वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हो या शॉर्ट टर्म से रिलेटेड हो। इनको ये जो एवरेज कंडीशन रहती है लगभग क्या होती है, एक दूसरे से मिलती हुई रहती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये रहती है कि जो आपका लॉन्ग टर्म से रिलेटेड कर्व है, ये जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड कर्व है वो देखिए शॉर्ट टर्म के पीरियड को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, सिर्फ वो उसको क्या करता है, छूते हुए जाता है, कहीं पे भी उसको क्या कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। और जहाँ पे सबसे लो कंडीशन होती है वो क्या होता है, कॉस्ट का सबसे लोअर ऑप्शन होता है। तो इसके थ्रू हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर्व है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला तो ये किससे मिलके बना होता है, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट के जो आपके कर्व्स हैं, ठीक है, उससे मिलके बना होता है। इसका शेप किसके जैसा होता है, यू शेप का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो एवरेज शॉर्ट टर्म पीरियड से रिलेटेड लोअर कॉस्ट का एरिया होता है, सेम वही कंडीशन किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जो लॉन्ग टर्म पीरियड का जो कर्व है वो कहीं भी शॉर्ट टर्म को किसी भी कंडीशन में कहीं पे भी एक दूसरे को ये क्या करते हैं, कट नहीं करते हैं। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म आपका एवरेज कर्व है वो हमेशा क्या होता है, शॉर्ट टर्म कर्व के नीचे से ही जाता है, कभी भी उसके ऊपर से भी नहीं जाता, नीचे से ही जाता है। तो ये आपका क्या है, लॉन्ग टर्म की कंडीशन किससे रिलेटेड, एवरेज कॉस्ट से रिलेटेड कंडीशन। इसके थ्रू आप आसानी से कंफर्म कर सकते हो कि एक्चुअल में कंडीशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ये आप किस तरह से सारी चीज़ों को एक उसमें पता कर सकते हो कि पर्टिकुलर कॉस्ट किस लेवल पे सबसे कम आपको मिलेगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, टोटली आपकी प्लानिंग की कंडीशन किस तरह की है, इसलिए इसे प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है वाई LAC कर्व इज़ यू शेप्ड। LAC कर्व भी क्या होता है, यू शेप का होता है। क्यों होता है, इसका भी रीज़न है। जैसे शॉर्ट टर्म में भी जो कर्व रहता है वो हमेशा कैसा रहता था, यू में रहता था, वैसे ही लॉन्ग टर्म वाला भी हमेशा किस शेप में रहता है, यू टर्म में। क्योंकि यू टर्म में क्यों रहता है, शुरू में बहुत ज़्यादा इसको क्या होती हैं, फ़ायदे होती हैं। मीन्स हम जब लार्ज उसमें प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारी सेविंग्स होती हैं। मीन्स आपके लेबर में सेविंग होती है, टेक्निक में सेविंग होती है, रॉ मटेरियल में सेविंग होती है, बहुत सारी चीज़ों में सेविंग होती है। और ठीक वैसे ही
आपको क्या होता है, लॉस होना भी शुरू होता है। मीन्स मैनेजमेंट लेवल पे, एफिशिएंसी लेवल पे, रॉ मटेरियल के लेवल पे और भी अलग अलग खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, ये सब खर्चे आपके क्या होते जाते हैं, इंक्रीज़ भी होते जाते हैं। तो एक लेवल तक तो जो आपकी सेविंग है वो इतनी ज़्यादा रहती हैं कि लॉसेस वो आसानी से कवर करते जाती हैं। फिर कुछ समय बाद स्टेबल हो जाती हैं और कुछ समय बाद ये जो लॉस है वो आप पे भारी पड़ने लगते हैं और सेविंग क्या होने लगती है, कम होने लगती है। इसलिए इसका शेप जनरली किस में होता है, यू शेप में होता है। ठीक है। अब मेनली जो शॉर्ट टर्म की कंडीशन है और लॉन्ग टर्म की कंडीशन है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक लॉन्ग टाइम के लिए और एक शॉर्ट टर्म के लिए जो प्लांट की या उसकी टोटल कैपेसिटी की यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म में हम पर्टिकुलर एक पीरियड का ही एनालिसिस करते हैं, जबकि जो लॉन्ग टर्म है उसमें हम एक लंबे समय की पूरी प्लानिंग का एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट लॉन्ग टर्म से रिलेटेड एनालिसिस। अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट की कंडीशन क्या होती है। जनरली मार्जिनल कॉस्ट हम किसको कहते हैं, जैसे कि अभी तक शॉर्ट टर्म में हम मार्जिनल कॉस्ट को किससे रिलेट करते थे, वेरिएबल कॉस्ट से। मीन्स वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होता जाएगा तो आपका मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज़ होते जाएगा। लेकिन जब लॉन्ग टर्म वाली कंडीशन आती है तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट वाली कंडीशन वहाँ पे क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्ट का एनालिसिस कैसे करेंगे लॉन्ग रन में। इसका मेथड है चेंजेस इन लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, जिसे हम प्रेजेंट करते हैं डेल्टा LTC से, और चेंजिंग इन आउटपुट डेल्टा Q से। ठीक है, तो डेल्टा LTC अपॉन डेल्टा Q हम अगर निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग टर्म से रिलेटेड आसानी से मिल जाएगा। और जो लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट और जो लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट है, इसकी कंडीशन सेम वैसे ही होती है जैसे मैंने आपको किस में समझाया था, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड कंडीशन में समझाया था। जैसे कि यहाँ देखिए ग्राफ से फिर क्लियर है कि एक पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों कट करते हैं, मीन्स ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और बाकी कंडीशन में LMC हमेशा क्या होगा, LAC से ज़्यादा ऊपर रहेगा या ज़्यादा नीचे रहेगा। मीन्स अगर LAC नीचे जा रहा है तो LMC उससे भी नीचे जाएगा, LMC ऊपर जा रहा है तो LAC ऊपर जा रहा है तो LMC उससे भी ऊपर जाएगा। बस एक जहाँ पे दोनों कट करते हैं वहाँ पे दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड एनालिसिस। और इसके थ्रू भी हम आसानी से लॉन्ग पीरियड की क्या कंडीशन है उसको हम कंफर्म कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और समझने की है कि जो आपका ग्राफ है, ठीक है, जैसे ये ग्राफ है हमेशा क्या होता है, यू शेप में होता है। जनरली ऐसा हमेशा कहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए तो कंफर्म है, लॉन्ग टर्म के लिए भी जनरली यही बात कही जाती है। लेकिन कई लोगों ने इसका एनालिसिस किया, लेकिन हर किसी को क्या लगा कि इसका शेप जो है यू में हमेशा नहीं जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बड़ी बड़ी कंपनियों को देखते हैं जो कंटिन्यूएशन में वर्क कर रही हैं, अभी तक करते जा रही हैं, और बल्कि और ज़्यादा क्या होते जा रही हैं, डेवलप होते जा रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी खुलती है, कुछ समय चलती है और फिर तुरंत बंद हो जाती है, बल्कि वो कंटिन्यूएशन में क्या करते जाती हैं, बढ़ते जाती हैं। तो उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये है